4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं काना धनगर हूं और इस समय जिला औरैया के विधानसभा 203 दिव्यापुर में हूं। मेरे पास में श्री राकेश पाल जी हैं जो पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी रह चुके हैं। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार हैं 203 दिव्यापुर विधानसभा औरैया से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, कहां से शुरुआत की थी इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की और कहां पर इनकी मंजिल है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका अपने चैनल में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है सर, मेरे दर्शक हैं जितने हमारी यूट्यूब टीम के जानना चाहते हैं आपका परिचय आप अपने मुखारबिंद से बताएं। मेरा राजनीतिक सफ़र 29 वर्ष पुराना हो गया। 1992 में आदरणीय कल्याण सिंह जी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और लगातार मैं काम करता रहा। संघ के लिए भी आज भी कर रहा हूँ। मैं शाखा लगाता हूँ हेड्स कॉलोनी इटावा में, माधव शाखा मेरी शाखा का नाम है। इसके बाद 92 में पूर्तिया में भाजपा में आ गया। 22 साल की उम्र थी मेरे, 1970 का जन्म है। और इसके अलावा क्या नाम है, भाजपा से प्रभावित तो वो जो रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी से, उससे थोड़ा थोड़ा प्रभावित होने लगा था और मैंने थोड़ा मन, लेकिन उस समय मेरा काम यही था कि भाजपा की क्या नाम है वोटरों को बूथ स्थल तक ले जाना, ये मेरा काम था। इसके अलावा क्या नाम पर्ची काट काट के घर घर पहुँचाना, ये मेरा काम था। क्या लगता है कहीं ना कहीं कल्याण जी के विचारों ने आपको प्रभावित किया? बिल्कुल किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत से आदर्श हैं। निस्संदेह ये संतों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय, लेकिन जब मैं 22 साल का हुआ तो एक 22 साल का पूरा मैच्योर हो जाता है व्यक्ति और काफ़ी जिम्मेदारी आती है। तो जी कल्याण सिंह जी के बारे में सुना तो मेरा मन हुआ कि वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोग प्रधानी नहीं छोड़ते हैं। वो हमारे नेता ने राजधानी छोड़ दी थी और हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए और इस भारत माता के लिए बिल्कुल चिंता नहीं की। और उन्होंने क्या नाम, मैं उनसे प्रभावित रहा और वो मेरे आइडियल हैं हृदय में। आज भी दुर्भाग्य की एक समय होता है और सबको जानना होता है। 2012 में आपने विधानसभा का चुनाव जसवंत नगर से लड़ा। एक ऐसे नेता के सामने आपने चुनाव लड़ा जो समाजवादी पार्टी का सबसे गद्दावर नेता और क्षेत्र के अंदर विख्यात है, शिवपाल यादव जी। उनके समक्ष आपने चुनाव लड़ा। कहीं आपको डर का एक बहव भी जो होता है कि इतने बड़े नेता के सामने किस तरीके से हम जीत सकते हैं, किस तैयारी की आपने और कैसा लगा आपको, कैसा आपने अनुभव किया था जब आप 2012 में शिवपाल यादव जी के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे? ऐसा है कि मेरी स्थिति तो 2012 में बहुत अच्छी थी। शिवपाल सिंह जी तो कद्दावर नेता हैं और उनके बड़े भाई साहब मुलायम सिंह जी तो बहुत ही कद्दावर हैं। यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। उनकी स्थिति भी एक दिन आदरणीय मुलायम सिंह जी की स्थिति भी हमसे भी खराब थी। तो कहीं ना कहीं तो शुरू होता है, अगर साहसी का साथ ईश्वर देता है, ठीक है, और लोकतंत्र है, लड़ने को सबको अधिकार है। तो मुझे बिल्कुल निस्संदेह बिल्कुल भय नहीं लगा उनके सामने लड़ने में। और जानते हैं मेरे साथी, मैंने सैफई तक प्रचार किया। जितने साधन थे, सीमित साधन थे। मैंने कार्यालय भी, भाजपा कार्यालय भी जसवंत नगर में खोला और कार्यालय वहाँ, अच्छी बात यह है कि जसवंत नगर में जो कार्यालय देते हैं वो बघेल धनगर समाज के ही हैं। लोकसभा चुनाव हुए, प्रेम सिंह साकी जी लड़े, उससे पहले एक SS चौहान भी लड़े 2014 में, और अभी मनीष पत्रे भी लड़े, मनीष यादव पत्रे 2017 में लड़े। वहाँ भाजपा को कार्यालय देने वाला बघेल समाज ही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं 2012 का चुनाव था और चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही थी, उस समय सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने वर्चस्व में नहीं थी जो इस समय पर है, सपा का वर्चस्व था उस समय 2012 में, और 2012 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनी थी। तो आपने ये बोला था, जहाँ भी और भी प्रत्याशी थे वो ये कह रहे थे कि हम जसवंत नगर सीट पर नहीं लड़ेंगे क्योंकि शिवपाल यादव जी के सामने लड़ना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी से कहा और भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो क्या अनुभव किया आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतने बड़े नेता के सामने उतारा है?
अब हमें तो लगता है कोई पता नहीं क्या कोई अच्छाई है कि नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, सामने वाला ही बता सकता है। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और पार्टी जहाँ भी जो भी निर्णय करेगी, मैं समझता हूँ कि पार्टी मेरी मातृ शक्ति है, मेरी माँ है। पार्टी का जो निर्णय होगा बेटा को पूरा करना चाहिए। अब इतनी बड़े नेता के सामने जिस पार्टी ने आपको उतारा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक उच्च पदवी पर वो देख रहे थे कि जसवंत नगर सीट से राकेश पाल जी टिकट निकाल सकते हैं। अब ये पार्टी की सोच होगी, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, हम तो तुच्छ बुद्धि के हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बहुत आरएसएस के निकले हुए लोग होते हैं, बीजेपी के पढ़े लिखे विद्वान हैं और देश और समाज को सोच के करते हैं। उनको बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी को, हमारे शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। उस चुनाव 2012 का चुनाव गुजर जाने के बाद में एक चुनाव से क्या अलग आपको सीखने को मिला जिससे आपने आगे की तैयारियां शुरू कर दी? हमको ये सीखने को मिला कि आज समय खराब है और अटल जी ने कहा था कि सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा। तो हमें उन वाक्यों पर बड़ा भरोसा था कि ऐसा होगा। 17 में खिल गया। हाँ, और जब हमारे 2 सांसद आए थे 84 में, तो राजीव गांधी ने कहा था हंसी करते हुए कि हम 2 हमारे 2, आज हम 300 के ऊपर हैं। कल्पना भी नहीं की थी, शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं ने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। और हमारे यहाँ तो शीर्ष नेताओं की कमी नहीं है, आडवाणी जी हैं, अटल जी हैं, क्या नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और उनका क्या नाम नींव की ईंट है वो, और आज मोदी जी, 2012 के बाद आप लगातार जनसेवा करते रहे क्षेत्र में, या वो दिव्यापुर विधानसभा में आप जाते रहे 2012 के चुनाव के बाद। ये 10 सालों का गैप रहा 2012 से लेकर 2022 के बीच में आपकी जनसेवा का। कैसे कैसे लोगों से आपको मिलना पड़ा, कैसे कैसे लोगों की आपने सहायता की, कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई, आपने दौरे किए, तो किस तरीके की पीड़ाएं थी लोगों की जिसको आपने जाना और महसूस किया? दिव्यापुर में चूँकि मेरे पिताजी अध्यापक, पेशे से अध्यापक थे, और मेरा जन्म 1970 है, जैसे मैंने आपको बताया नवंबर 1970 है। पिताजी अध्यापक होके फफूंद से यहाँ इटावा आ गए, और उसके बाद परिवार के भाइयों ने कहा कि यहाँ आ जाइए। वहाँ पे जसवंत नगर में बड़ा स्पष्ट बात है कि आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, लिख सकते हैं पूर्व प्रत्याशी, लेकिन जब तक आप पे कोई दायित्व नहीं होगा, आप कहीं विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे या कोई भी दायित्व नहीं होगा, तो आप क्षेत्र में पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते। तो फिर लगातार फिर मैंने दिव्यापुर जाके सन 2015 से लेके 17 तक अपने लिए टिकट मांगा, डोर टू डोर गया। मैं समझता नहीं था, मैं नहीं समझता था मुझे भाई साहब, मैं नहीं समझता था मुझे इतना प्यार मिलेगा। मुझे हर जात का प्यार मिला, मैं नहीं समझता था। लोग कहते हैं कि यादव समाज स्नेह नहीं करता, नहीं, मुझे यादवों से बहुत स्नेह मिला। जसवंत नगर में भी मुझे यादवों से बहुत स्नेह मिलता है, निसंदेह स्नेह मिलता है। मुझे चाहते बहुत हैं यादव, और यादव को लोग बदनाम करते हैं, बहुत अच्छी जात है, मदद के पर आए तो यादव जैसी कोई मदद नहीं करता, बहुत अच्छी जात है। लेकिन उनके यहाँ एक मुलायम सिंह जी जैसे कद्दावर नेता हुए, जो मुलायम सिंह जैसी हस्तियाँ रोज रोज पैदा नहीं होती हैं। उनको मैं भी उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ। कहीं ना कहीं उनका भी मतलब, अगर वो दूसरी पार्टी के हैं तो हमारे दुश्मन नहीं है वो, ठीक है। आदर्शवाद और मेहनत का जज्बा हम कहीं से ले सकते हैं, किसी एक चीटी से ले सकते हैं। मुलायम सिंह जी तो बहुत बड़ी हस्ती है, बार बार दूसरा मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं होगा। अब वो ठीक है कि हम उनके साथ नहीं है, कभी नहीं रहे, दूसरा धरती पुत्र नहीं पैदा, धरती पुत्र पैदा नहीं होगा, तो हम वो ठीक है, हम हमारे उनके विचार नहीं मिलते, कोई वो परेशानी। तो अब वोट यादव क्यों नहीं देता है कि उनको उनसे मिला है, उनको क्या नाम बहुत कुछ मिला है, सब कुछ मिला, बहुत परेशान थे उनके समाज, और फिर उनको नौकरियां मिली, सब कुछ किया समाज के, उन्होंने समाज के लिए किया, समाज ने उनके लिए किया। लेकिन अब मैंने सोचा कि यहाँ पर तो हम सेवा कर नहीं पाएंगे, अब हम जाते रहेंगे तो क्या सेवा हो पाएगी। तो फिर हमने दिव्यापुर का रुख किया। दिव्यापुर में मुझे बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला। सत्य बात तो यह है कि आज चुनाव हो जाए तो मैं 40,000 वोट से जीतने जा रहा हूँ दिव्यापुर से निसंदेह। 2015 से लेकर 2017 तक आपने 2 साल मेहनत की दिव्यापुर में,
उसके बाद आपने दिव्यापुर को अपनी आंखें बना लिया और आज 2022 का चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीनों में होने वाला है। आज आप प्रबल दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से दिव्यापुर से। क्या लगता है इतने सालों के अंदर दिव्यापुर से आपको इतना प्यार कैसे हो गया? एक तो अपनी जन्मभूमि है, अपने पुरखे वहाँ जले मरे सब है कि नहीं, पीढ़ियों से रह रहे, और पता नहीं कभी कल्पना नहीं की थी। सत्य बात तो ये जो हम तो कहते हैं होए भाई जो राम रच राखा, ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि पुनः अपने घर की तरफ गए और फिर हमने 2 साल वहाँ मेहनत की। फिर जब हमको टिकट नहीं मिला तो मैंने बिल्कुल मन खराब नहीं किया कि प्रभु जो होता है आपकी इच्छा से होता है, और जब बेटा माँ के गर्भ में आता है तो उसका भविष्य, उसका क्या नाम, भाग्य निर्धारित हो जाता है। मैंने निसंदेह माँ के बिहारी को मानने वाला हूँ कि कर्म पर अपना अधिकार है, फल पर अधिकार तुम्हारा है। कुछ अच्छा कुछ बुरा जो मैंने किया होगा उस रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। और केवल विधायक बन के ही सेवन मुझे बहुत प्यार मिला। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे गले लगा के रोते हैं, और शायद मैं पहला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हूँगा अगर मुझे टिकट मिलता है कि मुझे जो दोहरे समाज जो बसपा को वोट देता है, राकेश पाल को 5000 दोहरे समाज का वोट मिलेगा। मुझे क्या नाम यहाँ पर आपके यादवों का 5-6 हज़ार वोट मिलेगा। मुझे किस किस जाति का वोट मिलेगा, मुझे मुसलमान भाइयों का वोट मिलेगा, चाहे 1000-2000 मिले। पता नहीं क्यों इतना मैंने कुछ किया नहीं, उनका प्यार देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर्व समाज का प्यार आपको मिलने वाला है। बहुत निसंदेह बहुत प्यार मिला, और मैं समझता हूं कि अगर मुझको मौका मिला तो एक औरैया में विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय भारत सिंह चौहान। तो भारत सिंह चौहान जी के बारे में कहावत थी कि लोग आज भी याद करते हैं उनको। उन्होंने कभी भी किस पार्टी का है, उनके पास गया लोगों को काम किया उन्होंने। एक महाराज सिंह यादव जी थे, बर्तना से 4 बार विधायक रहे, कभी उन्होंने जात नहीं पूछी, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। लोग महाराज सिंह दद्दा को आज भी याद करते हैं। मैं कहता हूँ यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया विधायक बन के तो निश्चिंत रहिए कि वो करके जाऊंगा कि मरने के बाद लोग रोएंगे मेरी याद में। तो मेरा विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अगर पार्टी ने दिया फिर पार्टी का जो भी निर्णय होगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के आप सच्चे सिपाही हैं, 29 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं, आपने एक सच्चे सेवक की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े रहे हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर इस बार भरोसा जता सकती है। उससे पहले मैं देखता हूं सोशल साइटों पर आपका जिस तरीके से चुनावी दौरा चल रहा है, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कितना प्यार आपको जनता का मिल रहा है और कितने सपोर्ट में आपकी जनता है? जनता मेरे साथ बहुत है। मैं 40-50 हज़ार वोट से जीतूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है और दावेदार बनाती है, वहाँ से आपको प्रत्याशी घोषित करती है, तो किस तरीके का एक विधानसभा को एक नए मोड में लाने का, किस तरीके से डेवलपमेंट करने का, विधानसभा को अपनी बेस्ट विधानसभा बनाने का प्रयास आप करेंगे? हम बहुत अच्छी विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। और पत्रकार महोदय मैं कहता हूं कि 403 विधानसभा हैं, हम अतिशयोक्ति नहीं कह रही। ये सर्वे करा लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि मेरे जैसी मेहनत 403 विधानसभा में 10-12 लोग कर रहे होंगे, जिसे इतना प्यार मिल रहा होगा। और मैं सेवा करूंगा विधायक, और फिर विधायक बनना लिखा होगा तो बनूंगा। विधायक बनना परम वैभव पे पहुंचना नहीं है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी सीटों को उत्तर प्रदेश में जीत रही है? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई ये सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास आधार नहीं है। अभी फिलहाल देखा जाए राजनीतिक हलचल तेज है, और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से भी गठबंधन कर लिया है, राजभर भी उनके पाले में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी घटनाएं होने वाली हैं? राजभर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनका क्या आधार है, आपका मतलब क्या मूल उद्देश्य है, आप किस दिमाग के व्यक्ति हो? कभी आप भारतीय जनता पार्टी को, फिर भारतीय जनता पार्टी खराब है, फिर आज समाजवादी पार्टी में आज हम और कुछ दे दें, लॉलीपॉप और कुछ दे दे तो वो अच्छा हो जाएगा। इनका और ओबीसी का क्या आधार है? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार कह रही है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे और किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, लोन माफ़ करेंगे, तो कहीं लगता नहीं है कि चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी टक्कर का मुकाबला होने वाला है सपा भाजपा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता इतने वादे कर लें, पहले भी वादे किए हैं, लोगों ने देखा है। अगर फ्री बिजली करेंगे फिर लूटेंगे क्या क्या, ये लोग नहीं भूले हैं। मारपीट नहीं भूले, प्लाट पे कब्जा नहीं भूले, अपहरण नहीं भूले, लोग कुछ, प्रदेश की जनता कुछ भी नहीं भूली है।
लेकिन ठीक अभी है। तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हत्या प्रदेश बन चुका है। देखिए बहुत बड़ा स्टेट है और किसी की भी सरकार आ जाए, रामराज भी आ जाए, तो कुछ ना कुछ घटना घटनाएं होती रहेंगी, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, बहुत सुधार हुआ है, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। सर, अगर ठीक देखा है। जाए तो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था यूपी में। उस समय आपका समाज ने 100 में 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था। क्या लगता है कहीं ना कहीं इस बार आपका समाज अलग जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ है हमारा समाज। हमारा समाज क्या नाम हमेशा हम अल्लाहभाई होलकर के वंशज हैं और जो क्या नाम बहुत बड़ी हिंदुत्व की प्रबल वो समर्थक थी। उन्होंने कई हजारों यहाँ शंकर जी के मंदिर बनवाए, तो वो समझता है अब कहीं है कोई टिकट पाने के लिए लगा होगा तो क्या नाम उसको वोट नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ नहीं, आपका समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश की सेवा करने के लिए हमारा समाज तैयार है। क्या लगता है इस 3 कृषि कानून लागू किए सरकार ने, उसके बाद वापस ले लिए 1-1.5 साल बाद, क्या कहना चाहेंगे उन कृषि कानूनों को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने देखा कि यहाँ बहुत परेशानियां हैं और बहुत से लोग मर रहे हैं और देश के हित में उन्होंने जो निर्णय लिया वो अच्छा ही निर्णय लिया हुआ। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कृषि कानून चुनावी मुद्दा बन सकते हैं विपक्ष के लिए? नहीं बन सकते, वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रहिए कि हम लोग का नाम योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और 250+ सीटें हमारी आ रही हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की कैसी मुद्दे बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व किए हों, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते नजर आए? एक 370 धारा को ख़त्म करना जो हमारी गुलामी का प्रतीक था, इसके लिए हमारे हजारों जवान शहीद हुए, ये बहुत बड़ा। इसके बाद 3 तलाक का भी मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ी ज्यादती होती थी। बिल्कुल। हमारे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारी कैबिनेट ने इसका दर्द समझा और वो किया 35 ही। और कोई ऐसा मुद्दा हो जो हाईलाइट रहा हो? राम मंदिर 500 साल की गुलामी से निजात दिलाई इसको। लेकिन बड़ा हमें एक कष्ट है कि मेरे आदर्श मंदिर निर्माण होने से कुछ पहले इस दुनिया से चले गए आदरणीय कल्याण सिंह जी। उनकी याद आएगी, मंदिर बनके तैयार होगा तो। क्या लगता है 5 सालों में ये एक ऐसा रोचक पहलू बन चुका था कि जहां पर हमारे आराध्य त्रिपाल में रहा करते थे, कहीं ना कहीं आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें मंदिर में ले जाने का काम किया? बिल्कुल काम किया। इस समय क्या नाम हम तो इनको अपने मोदी जी को पृथ्वीराज चौहान और उनको योगी जी को शिवाजी की उपाधि देंगे निसंदेह। पाल साहब, मैं हिंदू हृदय सम्राट हैं ये। बिल्कुल हिंदू पाल साहब, मैं अब आपकी 203 देवियापुर विधानसभा पहुंच रहा हूं। क्या एक नया एजेंडा रहेगा युवाओं के लिए, खासकर वहां पर जो बेरोजगारी की समस्या है उनको किस तरह से सुलझाने का प्रयास करेंगे आप देवियापुर विधानसभा के अंदर? सबसे पहले मैं ये प्रयास करूंगा जो वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, बाहर के लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, पैसे लगाए हुए हैं, लोकल लोगों को काम थे। जो बेचारे गरीब मजदूर हैं बाहर भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, मुंबई भागते हैं, नागपुर भागते हैं और भी कहीं नोएडा भागते हैं, तो उनको वहाँ भागने न जाना पड़े, उनको यहाँ लोकल में काम मिले, ये प्रयास रहेगा। हर विधानसभा की ये समस्याएं रहती हैं, पानी, नाली, खरंजा, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, ये समस्याएं नॉर्मल हैं, देहात क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं अक्सर। इनको लेकर एक नई तरीके से रूट किस तरह तैयार करेंगे आप जिससे ये समस्याओं पर निजात पाई जा सके? इसके लिए हम सरकार से भी कहेंगे, क्योंकि हम वहाँ बैठेंगे तो यदि मौका मिला तो हम वहाँ बैठेंगे, हम लोगों से कहेंगे, समस्याओं को हल कराएंगे और लोगों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। सही बात तो ये है पत्रकार महोदय कि अगर यदि ईश्वर ने विधायक बनाया, बांके बिहारी ने विधायक बनाया, तो विधायक बनने के बाद जिन्होंने मुझे वोट दिया होगा उनके लिए भी काम करेंगे और जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा उनके लिए भी काम करेंगे। उस समय हम विधायक पूरी विधानसभा के होंगे। जायज बात, वो किस पार्टी का व्यक्ति है, किस जाति का व्यक्ति है, मैं बिल्कुल जात पात में बंधने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक स्वयंसेवक हूँ, केवल हमें समाज के लिए काम करना है। मुझे नफरत किसी से भी नहीं है, हमें मुस्लिम समाज से भी नफरत नहीं है। जो देश हित में है वो सब मेरे हैं। मुस्लिम भी राष्ट्र प्रेमी हैं, देश हित में काम किया, देश की आज़ादी में उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है, सबका योगदान है। और कुछ दिन पहले वो हमारे भाई हैं, आज भी भाई थे और पहले भी मेरे भाई थे। ठीक है, हमारे द्वारा आपका चल रहा है देवियापुर विधानसभा के अंदर
जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मैं आपको देखता हूँ, युवाओं का साथ, महिलाओं का साथ, बड़े बुजुर्गों का साथ आपको लाड प्यार मिल रहा है, तो कितने बजे आप निकलते हैं अपने आवास से और शाम को कितने बजे लौटते हैं विधानसभा से? देखियो मित्रों, मैं 2 टाइम भोजन करता हूँ। अभी पहले भी, अब तो 51 का हो गया हूँ, प्लस कुछ दिन और प्लस हो गया हूँ, ठीक है। 2 टाइम भोजन करता हूँ, उसके बाद मुझे रूखी सूखी रोटी मिल जाए, 19 घंटा भगा लीजिए, मैं घर 7 बजे छोड़ देता हूँ। और सही बात तो है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रत्याशी को उतारा, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो लोकसभा का हो, या बगल में लगी हुई विधानसभा है, मैंने कभी ये नहीं माना कि फला प्रत्याशी है सामने, मैंने अपने को प्रत्याशी मान के काम किया। सही बात तो ये है कि जब जब मैंने ड्राइवर लिया, गाड़ी ली, मुझे पार्टी तरफ से कार उपलब्ध हुई। अब आदरणीय रामशंकर जी, डॉक्टर रामशंकर जी, जो यहाँ इटावा लोकसभा से सांसद हैं, अब बहुत दिग्गज नेता हैं हमारे, आरएसएस से आए हुए हैं, इसलिए बहुत हमारे गुरु भी हैं। इसके अलावा उनके चुनाव में जब मैंने काम किया तो इटावा, भरतना, दिबियापुर, औरैया, सिकंदरा, और सही बात तो ये है कि शाम को ड्राइवर ही कह देता था, भाई साहब आज के बाद आपके साथ नहीं चलेंगे, कल से दूसरी गाड़ी करना, और तलाक तलाक तलाक, मैं नहीं चल पाऊंगा भाई साहब, 18 19 घंटे भाग नहीं पाऊंगा। और मैं कभी, सही बात तो है कि मैं पर्दे के पीछे काम करता हूँ। मैं मेहनत करने के बाद थकान महसूस नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अभी रात हो गई, अभी भी मैं 2 बजे रात तक भाग सकता हूँ। 4 घंटे सोने को मिल जाए, मैं 18-19 घंटे भाग सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा, बहुत सारे लोगों ने अपने आसियाने छोड़ दिए, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें दुनिया से विदा होना पड़ा। उसके बाद में डेंगू जैसे प्रकोप ने गंभीर हालात पैदा कर दिए। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया, और क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जाए, किस तरीके से दूरी का पालन किया जाए, नियमों का पालन किया जाए सरकार की? सबसे पहले तो इस कोरोना काल में और डेंगू काल में जो भाई बहन खत्म हुए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत कठिन परिस्थिति थी, अचानक 1.25 साल पहले ये महामारी कोरोना रूप लिया। ये बड़ा एक समय समझ रहे थे, जब पहली बार मार्च 20 में आई तो कैसे हम जीवन यापन करेंगे, धंधे बंद हो गए थे और निकलना मुश्किल हो गया था, और परस्पर बहुत परेशान थे। जो जहाँ थे कई लोग, कई बड़े लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, अपने, अब एक ऋषि कपूर साहब फिल्म स्टार थे, उनकी बेटी दिल्ली से मुंबई नहीं पहुँच पाई, जो हमारे उनके पूरा परिवार, उनके पृथ्वीराज कपूर जी, उनके दादाजी राज कपूर जी, बहुत सितारों को खो दिया। और बहुत से सितारों का नाम नहीं, सितारे मतलब जो अभी नाम है, बहुत खोए तो हजारों लाखों हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हैं बेचारे वो, और परिवार के लोग, कितना दुखद विषय होगा। उनके मर्म को समझा जा सकता है कि उनकी एक बेटी अपने पिता की अर्थी में, मिट्टी में शामिल ना हो पाई, इससे बड़ा कष्ट का विषय क्या हो सकता है। बड़ा क्या नियम है इनके, किस तरीके से कोरोना का पालन अभी किया जाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अभी आना बाकी है, किस तरीके से पालन करना चाहिए कोरोना का? देखिए, जस अब जस जीवन मरण प्रभु के हाथ में है, और पहले भी निरी ऐसी महामारियां आई हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा पालक है, बहुत बड़ा रक्षक है। हम बस जो नियम है कोरोना के, सफाई रखें, दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, ये सब बातें हैं, और फिर जो होगा वो अच्छा होगा। जो अपने बस में नहीं है, जो नियम है उनका पालन करें, जो अपने बस में नहीं है, कुछ नहीं होता, वो परमात्मा के हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें लिए कहाँ से आए, समय निकाला, दिव्यापुर आप आए, इसके लिए, दिव्यापुर आगमन के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथियों, मेरे साथ में श्री राकेश पाल जी थे, जो पूर्व प्रत्याशी जसवंत नगर रह चुके हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से 203 विधानसभा दिबियापुर औरैया से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने उनसे बात की, उनके लहजे से लगा कि 29 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम करते नजर आए हैं, और कल्याण सिंह जो देश के एक बहुत बड़े लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी का वो सितारा जो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिबियापुर विधानसभा की जनता हमेशा दिबियापुर विधानसभा की जनता को लेकर और दिबियापुर विधानसभा की जनताओं की समस्याओं को लेकर उनके साथ हर पल, हर समय और ईमानदार सच्चाई के साथ वो खड़े रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में
राकेश पाल जी को दिव्यापुर विधानसभा से मैदान में उतारा तो कहीं ना कहीं उनके दावे के साथ कहना है कि दिव्यापुर विधानसभा सीट वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में अवश्य देंगे। तो वहीं जब उनके दिव्यापुर विधानसभा की समस्याओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिव्यापुर के युवाओं या किसी भी सेक्टर में अगर नौकरी की प्राथमिकता होगी तो सबसे पहले प्राथमिकता दिव्यापुर विधानसभा के लोगों को दी जाएगी। तो वहीं उनका कहना था कोरोना काल को लेकर कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये कहना अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। उसका पालन हमें ईमानदारी और बखूबी तरीके से करना चाहिए। मैं काना धनगर और मेरी पूरी टीम काना का पन्ना टीम इस समय दिव्यापुर विधानसभा राकेश पाल जी के आवास पर है। मैं राकेश पाल जी से लाइव इंटरव्यू कर रहा था। इससे पहले मैं दिव्यापुर विधानसभा में चुनावी यात्रा करने जा रहा हूं। अगर आप आगे की चुनावी यात्रा देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल काना का पन्ना को अपने यूट्यूब पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कैमरामैन देवेश धनगर के साथ मैं काना धनगर, दिव्यापुर विधानसभा औरैया।